हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका न्यूमेरिकल लेक्चर भी देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से पहले फिर से हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो वेक्टर के बीच आपने डॉट का साइन लगाया था। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो वेक्टर के बीच क्रॉस का साइन लगाएंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आप इसको डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए या फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। It means if two vectors, vector A and vector B, are at angle theta with each other. If two vectors, vector A and vector B, are at angle theta with each other, then their cross product is defined as AB sin theta unit vector n cap. अब हमें ये समझना है कि n cap है क्या? n cap I mean यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन यहां कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में दो पार्ट है। ये आपका स्केलर वैल्यू है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और साइन थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये टोटल स्केलर वैल्यू है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं एक स्केलर का जब डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाइड रहता है तो वेक्टर वैल्यू देता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी स्केलर वैल्यू नहीं है, वेक्टर वैल्यू है। आप जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे तो ए बी कॉस थीटा था यहाँ पर, बट एन कैप नहीं था। एन कैप नहीं था मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का सेकेंड नेम हमने स्केलर प्रोडक्ट दिया था। बट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का सेकेंड नेम क्या देंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों देंगे वेक्टर प्रोडक्ट? इसलिए कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये जो स्केलर है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप पार्ट वाइज अगर एनालिसिस करें तो ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B. AB sin theta is the magnitude of A cross B. That is magnitude of A cross B equal to AB sin theta. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एन कैप की बात कर लें, इट इज द यूनिट वेक्टर indicates the direction of A क्रॉस B। ये A क्रॉस B के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और A क्रॉस B का डायरेक्शन है। इट मीन्स A क्रॉस B आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहां से आप देखो इट इज यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, बट ये यूनिट वेक्टर होगा किधर? तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर और A क्रॉस B is perpendicular to the plane containing vector A and vector B। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर है। ये जो ब्लू इंक वाला कवर दिख रहा है ये आप मान लीजिए कि वेक्टर ए का पॉइंटेड पोर्शन है, एरो है।
और ब्लैक कलर जो दिख रहा है वेक्टर बी का एरो है। ये ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया। एन कैप के बारे में क्या लिखता है? एन कैप के बारे में लिखा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ एन कैप और ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये ए और बी जिस प्लेन में है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए एन कैप। आप मान लो कि ए और बी ये हमारा हथेली जो है, ये हथेली जो है इसके प्लेन में ये रखा हुआ है, तो एन कैप क्या होना चाहिए? अगर ये हथेली के प्लेन में है तो एन कैप ऐसे होना चाहिए। ये आप लोग समझ पा रहे हैं? ये एन कैप जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बोर्ड पर अगर इन बातों को दिखलाना हो तो इसको हम कैसे दिखला पाएंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हम लोग इधर ले लेते हैं थीटा एंगल पर, तो अभी ए और बी जिस प्लेन में दिख रहा है वह प्लेन बोर्ड पर रखा हुआ है। वह प्लेन कहां पर रखा हुआ है? बोर्ड पर रखा हुआ है। और बोर्ड से परपेंडिकुलर अगर हम लाइन लेते हैं तो बोर्ड से परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया। अब इधर की ओर अगर दिखलाएंगे तो इंक हमें दिखाई तो नहीं देगा। तो ये दोनों ए और बी जो हमने लिया है, ये वेक्टर ए और बी इन द बोर्ड प्लेन आपके लिए पेज का प्लेन होगा जिस पर आप लिख रहे हैं। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, हमारा प्लेन बोर्ड है, आपका प्लेन पेज होगा। और एन कैप इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर, बोर्ड से बाहर, या तो बोर्ड को छेद करते हुए दीवार के उस साइड जाएगा। अब इसको हम दिखलाएंगे कैसे? अगर ऐसे दिखला देते हैं तो एयर में तो इंक आपको दिखाई देगा नहीं, इसलिए इसको हम ब्लू इंक से दिखला रहे हैं एन कैप। ये जो ब्लू इंक से एन कैप को हमने दिखलाया है, ये इससे भी 90 डिग्री पर होगा और इससे भी 90 डिग्री, क्योंकि पूरे प्लेन से 90 डिग्री पर है। आप इसको खड़ा करके देखें तो ये आप देखिए, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो रियल तो ये है ना, ये जो आप दिखा रहे हैं वो रियल है नहीं, ये तो बोर्ड पर इंक दिखाने के लिए सामने किया है। तो ये एंगल जब आप दिखलाएंगे तो ये एंगल ऐसा लगेगा कि 90 डिग्री है ही नहीं, बट इन रियल ये होना क्या चाहिए? 90 डिग्री। इसके साथ भी एंगल ही दिखलाएंगे कि ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब आप खुद सोचें, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, टेल में हमने रखा है, तो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो वेक्टर ए प्लस बी किधर होगा? ए प्लस बी डायगोनल के अलग होगा, पैरेललोग्राम से आप सोचेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी इधर की ओर। ये बात समझने में कोई दिक्कत? तो वेक्टर ए प्लस बी अगर इधर की ओर है तो आप देख लीजिए कि जो एन कैप परपेंडिकुलर है ए से, जो परपेंडिकुलर है बी से, क्या हुआ? परपेंडिकुलर ए प्लस बी से नहीं है, ए प्लस बी से भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो परपेंडिकुलर है वह ए प्लस बी से भी परपेंडिकुलर है। अब यहां पर हम जो डिसीजन ले पा रहे हैं इसको आप देखिए। अभी अभी हमने समझाया कि एन कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है, क्योंकि उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिक है कि ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ऑटोमेटिक है कि ए प्लस बी से भी परपेंडिकुलर होगा। बट ये एन कैप है किसका डायरेक्शन? ए क्रॉस बी का। तो एन कैप अगर इससे परपेंडिकुलर है तो आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है। आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ये सारा डिसीजन जो है हमारा डेफिनेशन डिसीजन कहलाता है, और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। ये हमने क्या किया? एन कैप के डेफिनेशन से हमने लिखने का प्रयास किया।
लेकिन हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यूज होता है। जैसे आपने देखा कि ए से जो 90 डिग्री पर है, बी से जो 90 डिग्री है वो प्लस बी से भी 90 डिग्री है, और इस प्लेन में जितना भी लाइन आएगा सभी से ये क्या होगा 90 डिग्री। हम दिखा नहीं रहे हैं, बट इस प्लेन में और भी लाइन अगर आप बनाना चाहें तो सभी से क्या होगा 90 डिग्री। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अच्छा a प्लस बी से हमने 90 डिग्री दिखलाया, a माइनस बी से क्या होगा। तो a माइनस बी को आप सोचेंगे कैसे। तो अब जैसे a प्लस बी आपने सोचा है, अब वैसे a माइनस बी आप सोचें। मान लो कि ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है। अगर ये वेक्टर b है तो माइनस वेक्टर b के लिए हमने क्या बताया था, अपोजिट कर लेंगे डायरेक्शन। इधर अगर प्लस b है तो इधर माइनस b है। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों टेल्टेल पोजीशन में था तो a प्लस बी ऐसे निकला था। ये टेल्टेल पोजीशन में है तो a प्लस माइनस बी ऐसे निकलेगा, मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब यहां से देखिए a माइनस बी का डायरेक्शन ये हो गया। अब a माइनस बी का डायरेक्शन ये हो गया और ये a प्लस बी का डायरेक्शन था। तो जब ये वेक्टर, आप सोचें कि जब ये यूनिट वेक्टर बोर्ड पर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में होने से इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, तो यहां पर भी देखेंगे तो वही बात होगा। b से 90 डिग्री, a से 90 डिग्री, तो a माइनस b से भी क्या होगा 90 डिग्री। मतलब यूनिट वेक्टर a से 90 डिग्री, b से 90 डिग्री, a प्लस b से 90 डिग्री, तो a माइनस b से भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम दिखला सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसका मतलब a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस b। इतने देर में क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी किया है, डेफिनेशन। ये टोटल हमने डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट समझाया। डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट काफी छोटा सा बात था, ए बी कॉस थीटा समझ लेना ही क्रॉस डॉट प्रोडक्ट था। लेकिन यहाँ पर ए बी साइन थीटा समझ लेना क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ए बी साइन थीटा ओनली मैग्नीट्यूड है। और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपका यूनिट वेक्टर को लेकर है कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे सोचेंगे। हम यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डिसीजन के लिए राइट हैंड थंब रूल का डिस्कशन अभी आगे करेंगे, क्योंकि एन कैप का डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं इस पर कुछ स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज में केस फर्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट of parallel and anti-parallel vectors is always equal to 0। दो वेक्टर अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दो पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन थीटा साइन 0 डिग्री मतलब 0। लेकिन दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल लेते हैं, दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल लेते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट इसमें निकालेंगे तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या लिखते हैं, अभी अभी हमने बताया था ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जब साइन थीटा 0 डिग्री होगा तो ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप इक्वल टू 0। इसमें भी तो वही बात होगा, यहां भी आप लिखेंगे तो a क्रॉस b इक्वल टू
ए बी साइन 180 डिग्री इंटू एन कैप इज इक्वल टू ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। अब जरा आप सोचें i क्रॉस i क्या होगा? i और i पैरेलल वेक्टर है, चूंकि इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये सारा वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 आएगा। ये था पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। केस सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई मीन दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है, लाइक ये वेक्टर आई एक्स एक्सिस के लंब हो गया, वेक्टर जे वाई एक्सिस के लंब हो गया, वेक्टर के जेड एक्सिस के लंब हो गया, तो आई क्रॉस जे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J साइन 90 डिग्री। फार्मूला को समझ रहे हैं? A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो I क्रॉस J, I J साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री I J के बीच का हो जाएगा एन कैप। I का मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 डिग्री 1, क्या रह गया? एन कैप। तो I क्रॉस J इक्वल टू एन कैप। लेकिन एन कैप के बारे में आपने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन कि एन कैप परपेंडिकुलर टू I और परपेंडिकुलर टू J दोनों होना चाहिए। तो अगर दोनों से परपेंडिकुलर होगा तो I और J दोनों से परपेंडिकुलर K रह गया, और तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर K वेक्टर होना चाहिए। बट अब आपके दिमाग में ये आएगा कि K वेक्टर हम पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, चूंकि K अप साइड भी हो सकता है आपके डाउन साइड, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव उसका तरीका हम समझाएंगे। बट अभी ये हम समझेंगे कि I क्रॉस J जब हमने निकाला तो n वेक्टर के जगह पर K वेक्टर लिया। क्यों लिया K वेक्टर? फिर से आप देखिए, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि यूनिट वेक्टर पहले वेक्टर से भी 90 डिग्री पर होना चाहिए और दूसरे वेक्टर से भी 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो पहले और दूसरे दोनों से 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो उसके लिए दोनों से 90 डिग्री पर वेक्टर K है, तो जब I J लिखेंगे तो K, और J और K का लिखेंगे तब I, मतलब जो दो वेक्टर का I J K में जिस भी दो का क्रॉस लिखेंगे तीसरा आ जाएगा। अब बाकी बात रह गया प्लस माइनस साइन का। तो आप देखें I से J की ओर जब ऐसे जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे घूम रहे हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे I के बाद J एंटी क्लॉकवाइज में मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज में लेंगे तब नेगेटिव होगा। अब जैसे देखो I क्रॉस J K, J क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, J के बाद K एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? I। अब K क्रॉस I, K क्रॉस I J हो जाएगा। अब उल्टा जरा सोचिए, J क्रॉस I, J के बाद I कैसे आ रहे हैं? क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो यहां माइनस K हो जाएगा। K क्रॉस J, K क्रॉस J क्या हो जाएगा? माइनस I। इसके बाद I क्रॉस K, देख लो I क्रॉस K किधर होगा? I क्रॉस K, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, जैसे I क्रॉस I, ध्यान से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा चलता है, I डॉट I वहां 1 होता था, बट यहाँ I क्रॉस I 0 होता है। इसके बाद I
क्रॉस जे का वैल्यू यहाँ पर के है, क्योंकि ये वेक्टर साइन के साथ है, जबकि आई डॉट जे 0 होता था। ये दोनों बात में कंफ्यूज नहीं होना है। वहां cos थीटा से डिफाइंड था, यहाँ sin थीटा से। cos और sin का वैल्यू उल्टा चलता है, इसी के वजह से सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा। अब i क्रॉस जे के, जे क्रॉस के i, ये जब भी आपको कंफ्यूजन होता है सोचना है कि 2 का क्रॉस करेंगे तो तीसरा मिलेगा, 2 का क्रॉस करेंगे तो तीसरा मिलेगा। अब प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो तब क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो प्लस, अब क्लॉकवाइज में चलेंगे तब माइनस। इस तरीके से केस फर्स्ट केस सेकंड क्लियर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल क्रॉस प्रोडक्ट के स्टडी के बाद अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर गिवन होगा, लाइक वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k। इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप देखेंगे तो आमने सामने वाला का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये 0 होगा, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। इसका मतलब मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। जब इसका इससे होगा तो i क्रॉस j k रहेगा, इसका जब इससे होगा तो k रहेगा, इसका इससे होगा तो j क्रॉस k i रहेगा। फिर उसी तरीके से जब इसका इससे होगा तो k क्रॉस i j रहेगा। मतलब i j के तीनों रहेगा, कुछ भी 0 नहीं होगा। केवल आमने सामने का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब अगर i रहता है तो आप देखिए, थोड़ा सा इसको तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। एक तो आप बचपन में जैसे मल्टीप्लाई पढ़ते थे, अगर वैसे पार्ट वाइज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। रिजल्ट वही आएगा जो हम बताने जा रहे हैं। बट कम से कम स्टेप में क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पर आई लिखा है। आई लिखने के बाद आई का कोफिशिएंट कवर कर दिया। अब देखिए क्या रह गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 लिख दिया, माइनस 4 5। यहाँ पर प्लस आई हमने लिया। यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया गया है उसी बेसिक तरीके से कि बारी बारी से मल्टीप्लाई करने के बाद अरेंजमेंट लाया गया है, लेकिन उतना नहीं करके टाइम सेव करने के लिए ये जो अरेंजमेंट है उसको समझिए। पहले प्लस आई, फिर माइनस जे, फिर प्लस के। माइनस लिखने का इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ प्लस है या यहाँ माइनस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगल बगल प्लस, बीच में माइनस, ऐसे आप दिमाग में रखें। तो ये माइनस जे हो गया, इसको कवर कर दीजिए। इसको कवर करने के बाद 2 3 माइनस 4 5, 2 3 माइनस 4 5, फिर के यहाँ पर लिखिए, इसको कवर कर दीजिए। 2 3 3 माइनस 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई ही रहेगा। i का i 0 हो जाएगा, j का j 0 हो जाएगा, k से k 0 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सब रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 10 माइनस 8 माइनस j, 10 माइनस 12 प्लस k माइनस 4 माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो पहली बार हमने, हाँ तो मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई जो है, एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन देते हैं। जैसे मैंने 3 into 5 किया तो यहाँ पर 15 होना चाहिए था, तो 15 हुआ। माइनस वाई रूल हुआ, 4 into 2 8 माइनस जे, 2 into 5 10, माइनस वाई रूल हुआ और ये माइनस मल्टीप्लाई से आया है। फिर प्लस के, 2 into माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 9। फाइनल रिजल्ट a क्रॉस b इक्वल टू 15 माइनस 8 7i और ये 10 प्लस 12 माइनस 22j, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 13k। ये हो गया a क्रॉस b का। आप ध्यान देंगे जब a क्रॉस b है इसमें ऑर्डर मायने रखता है। a क्रॉस b और b क्रॉस a का डायरेक्शन सेम नहीं होता है, जैसे i क्रॉस j और j क्रॉस i दोनों सेम वैल्यू नहीं होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है।
यहाँ पर जब ए क्रॉस बी कहा गया तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। इस ऑर्डर पर केयर करना बहुत जरूरी है। ये हमारा आंसर हो गया कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का। अब इसी तरीके से अलग अलग जितना भी दो वेक्टर दिया जाएगा सबका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, if position vector r equal to I plus j minus k and force vector F equal to 3I plus 2j minus 3k। अब यहाँ पर ये दो वेक्टर दिया हुआ, एक पोजीशन वेक्टर और एक फोर्स वेक्टर। देन फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स वेक्टर, टॉर्क ऑफ फोर्स वेक्टर अबाउट ऑरिजिन। Know that torque equal to R cross F। अब इसमें आप देखें पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दिया हुआ है। आपसे कहा जा सकता था कि फाइंड R क्रॉस F, बट ये नहीं कहा गया है। आपसे कहा गया है फाइंड टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F। टॉर्क स्पेशल टॉपिक रोटेशन में पढ़ना है। वेक्टर में आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। वेक्टर में सिर्फ इतना ही सोचना है कि टॉर्क का फार्मूला पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। ध्यान रखना है पहले पोजीशन बाद में फोर्स, उल्टा कभी आप ध्यान में नहीं लाएंगे। तो R क्रॉस F, यहाँ R भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है। आप R क्रॉस F यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ाना है तो आमने सामने हम लोग लिखेंगे, R को ऊपर रखेंगे, F को उसके बाद रखेंगे। जैसे वहां पर हमने अरेंज किया था उसी तरीके से हम अरेंजमेंट कर लेंगे। पहले I लिखेंगे, I लिखने के बाद I के कोफिशिएंट को कवर करेंगे। तो J का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, -j। अब -j जब लेंगे तो I का कोफिशिएंट लिखेंगे तो I का कोफिशिएंट 1 3, K का कोफिशिएंट -1 -3 प्लस के तो कोफिशिएंट I का 1 3 1 2। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R क्रॉस F इक्वल टू I -3, आप लोग भी नजर रखेंगे कैलकुलेशन पर, -3 -2 -j -3 +3 प्लस के 2 -3। टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F इक्वल टू -I -0j -k। That imply torque equal to -I -k। This will be answer। जिस तरीके से अभी आपने टॉर्क का कैलकुलेशन किया है उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन भी करने के लिए कहा जाएगा। दोनों प्रॉब्लम सेम है, केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज हो चुका है, फिजिकल क्वांटिटी का नेम चेंज हो चुका है। आप खुद देखें वहां टाउ इक्वल टू R क्रॉस F था, फोर्स के जगह पर यहाँ मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस F के बदले R क्रॉस P है। जैसे वहां पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था,
फोर्स वेक्टर दिया हुआ था तो आपने क्या किया था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। यहाँ भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहेगा, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ रहेगा, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेक्टर L इक्वल टू r क्रॉस m इनटू v। देन v वेलोसिटी p m इनटू v, वेयर p इज द मोमेंटम, r इज द पोजीशन वेक्टर। उसी पैटर्न पर ये फार्मूला है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। मेडिकल में आप देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते रहता है, ओमेगा दे देगा, r दे देगा, जैसे r p शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दो वेक्टर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो a क्रॉस b कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ ओमेगा दिया रहेगा, r दिया रहेगा, यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। केयर करेंगे स्टूडेंट से गलती क्या होता है, हमने पीछे जो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है उसमें r पहले है, p और f बाद में है, बट इसमें क्या है, r बाद में है, ओमेगा पहले है। मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये फार्मूला इसी फॉर्म में डिफाइंड है, ओमेगा पहले r बाद में। जब न्यूमेरिकल ऑप्शन बनाता है ऑब्जेक्टिव में तो एक बार ओमेगा क्रॉस r से आंसर दे देगा, एक बार r क्रॉस ओमेगा से, और स्टूडेंट से यहाँ पर गलती होता है ऑर्डर के वजह से। तो वहां पर पहले दो का ऑर्डर और इसका ऑर्डर डिफरेंट है, इसमें पोजीशन वेक्टर लास्ट में है, बाकी दोनों में पोजीशन वेक्टर पहले है। यहाँ भी दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब a क्रॉस b का कैलकुलेशन पर बेस्ड ये तीन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ऐसे हो गया, बाकी a b अलग वेक्टर हो गया, चार न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ये हो गया। पांचवा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो काफी फेमस है उसको हम देखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। आप ये देखें कि a और b दोनों से अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो अभी अभी जो डेफिनेशन में हमने फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें ये था कि a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा यूनिट वेक्टर। यहां से यूनिट वेक्टर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर a क्रॉस b डिवाइडेड बाई ab sin थीटा। बट ab sin थीटा के बारे में हमने आपको क्या समझाया था, ab sin थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, प्रॉब्लम कैसे पूछेगा जस्ट हम एक एग्जांपल पर आगे बढ़ रहे हैं। a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, तो a क्रॉस b आप कैलकुलेट कर लेंगे, और a क्रॉस b जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट वेक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जांपल, लेट वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस j प्लस k। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। सॉल्यूशन का स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले a क्रॉस b कैलकुलेट करेंगे। आप इतने देर से देख लीजिए, सारा एग्जांपल में ही हो रहा है a क्रॉस b कैलकुलेट करना। a क्रॉस b के लिए मैंने पहले बताया था i लिख लो, i लिखने के बाद j का कोएफिशिएंट लिखो, तो j का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, -j है, क्योंकि मैंने कहा था अगल बगल प्लस बीच में माइनस, तो -j, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 3, -3 1। और k के लिए आप क्या लिखेंगे, k के लिए जब आप लिखेंगे तो i के बगल में 1, तो यहाँ पर i के बगल में 3, j के बगल में 2, -1। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो वेक्टर i क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 - 3 -j 1 माइनस प्लस 3 × 3 9 प्लस k। आप लोग भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, 1 - 1 -6, 2 - 3 -i, 9 + 1 -10j -7k। This will be the value of a क्रॉस b। a क्रॉस b का वैल्यू ये आ गया, बट हमें a क्रॉस b नहीं निकालना था,
हमें निकालना था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो यहां से मैग्नीट्यूड वैल्यू आप लिखने क्या होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 का स्क्वायर 149 स्क्वायर रूट 150 आई मीन स्क्वायर रूट 25 इंटू 6 5 रूट 6। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप यूज कर लें, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के बदले क्या लिखेंगे, -i -10j -7k डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 5 रूट 6। यही हमारा आंसर हो गया। अब इस एग्जांपल के बाद हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जब हम बात करते हैं कि ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया, एक वेक्टर है, एक साइड वेक्टर है, दूसरा साइड वेक्टर भी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लगाया, इस परपेंडिकुलर को हमने स्मॉल लेटर h से रिप्रेजेंट किया। यहां पर आप देखें h अपॉन b ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस वैल्यू है, h बाई बी इक्वल टू साइन थीटा, h इक्वल टू बी साइन थीटा। एरिया का फार्मूला, पैरेललोग्राम का एरिया आप जानते हैं बेस इनटू हाइट, तो बेस का वैल्यू a है और हाइट का वैल्यू h है, तो a इनटू h आई मीन एरिया इक्वल टू a इनटू b साइन थीटा। दिस इज द AB साइन थीटा। और आप जानते हैं कि AB साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरिया इक्वल टू A क्रॉस B। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक साइड दिया हुआ है और दूसरा साइड दिया हुआ है तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम का डायगोनल यहां से अगर बना दीजिए तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है और एक ट्रायंगल का एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो यहां से एक फार्मूला ये जिस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप देख लीजिए फिर से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। पैरेललोग्राम का एक साइड वेक्टर ए दिया रहेगा i j k के फॉर्म में, फिर b दिया रहेगा उसी टर्म में, आपसे पूछेगा एरिया। एरिया पूछा मतलब क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आप कितने बार कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब आपके लिए कोई नई सी बात नहीं है, सिर्फ फार्मूला जानना ही नहीं, ऐसा बात था। अब यहां से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया इससे हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। अब आप यहां से सोचें कि वेक्टर ए दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। इस डायगोनल को अगर हम लोग d1 कर लें और इस डायगोनल को अगर हम लोग d2 कर लें, तो आप लोग लोअर क्लासेस में 9th 10th क्लास में कहीं पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये भी फार्मूला होता है हाफ इंटू d1 क्रॉस d2। अब डायगोनल भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा d1 और d2, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। मतलब जितना भी न्यूमेरिकल एग्जांपल आप देख रहे हैं सब में क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। दो वेक्टर दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने है। और एटलीस्ट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना आपने सीख लिया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का 10 से 12 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आपने सीख लिया। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारा एंड होता है। फिर आगे हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल लेक्चर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ।